नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गांधीनगर में मोदी जर्मन चांसलर मर्ज की द्विपक्षीय वार्ता शुरू। इंडिया जर्मनी सीईओ फोरम में भी हुए शामिल। पीएम ने कहा, भारत जर्मनी करीबी सहयोगी। आज भारत से 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां। जेडीयू में बड़ी सियासी हलचल। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह की घर वापसी तय। दही चूरा भोज में नीतीश कुमार संग मौजूदगी से अटकलें तेज। बिहार में सियासी घमासान तेज। तेजस्वी यादव के मशीन से जीतकर सरकार बयान पर चिराग पासवान का तीखा हमला। बीएलए सम्मान समारोह में सपा का भाजपा पर हमला। वीरेंद्र सिंह ने श्री राम को समाजवादी बताया। छोटेलाल खरवार ने भाजपा की तुलना रावण से की। सुपौल में नशा कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 451 किलो गांजा और 2970 नशीली टैबलेट बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मार्च के बीच गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी करीबी सहयोगी हैं और आज भारत में 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां की मौजूदगी जर्मनी के भारत के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने नई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और हर क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान हुए एमओयू से भारत जर्मनी संबंध और अधिक मजबूत होंगे और द्विपक्षीय सहयोग को नई गति भी मिलेगी। चांसलर मर्ज की ये यात्रा एक विशेष समय हो रही है। पिछले वर्ष हमने अपने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए और इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी मना रहे हैं। ये माइलस्टोन्स केवल समय की उपलब्धियां नहीं है, ये हमारी साझा महत्वाकांक्षाओं, परस्पर विश्वास और निरंतर सशक्त होते सहयोग के प्रतीक है। भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग प्रति वर्ष मजबूत हुआ है और आज इसका प्रभाव ग्राउंड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत और जर्मनी की प्राथमिकताएं समान है। इसमें सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने इंडिया जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का साझा मंच बनेगा। हम क्लाइमेट, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में मिलकर नई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह की पार्टी में घर वापसी की खबरें जोरों पर पकड़ रही हैं। हाल ही में उन्होंने पटेल संघ द्वारा आयोजित दही चूरा भोज में हिस्सा लिया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे और इस अवसर पर आरपी सिंह की जनता दल यूनाइटेड में वापसी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की जो है घर वापसी होने वाली है। बता दी कि कल आरसीपी सिंह ने एक अपने संघ की ओर से उन्होंने एक चूड़ा दही का आयोजन किया था, जिसमें जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और उसके बाद जो है उस समय से ही अटकलें लगाई जा रही है कि जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जो है जदयू में वापसी कर सकते हैं। बता दें कि उन्होंने एक मीडिया चैनल में बयान भी देते हुए कहा कि जदयू से हमारा 25 वर्षों का पुराना रिश्ता है
और नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जो है भारत रत्न भी मिलना चाहिए। बता दें कि कल जो है उन्होंने एक पटेल सेवा संघ के द्वारा दही चूड़ा भोज का आयोजन करवाया गया था, उसमें उन्होंने शामिल हुए थे और उसी समय आरसीपी सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है की मुलाकात भी हुई और उसके बाद जो है चर्चा जो है तेज हो गई है कि क्या जो है अब जनता दल यूनाइटेड में जो है आरसीपी सिंह की घर वापसी होने वाली है। बता दें कि आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने पार्टी का कमान भी संभाला है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी उनका अच्छी पैठ जमता था। एक समय में जो है सत्ता पक्ष और साथ ही साथ सत्ता पक्ष की कई सहयोगी जो दल है आरसीपी सिंह को लेकर सवाल भी उठाते थे और विपक्ष के लोग आरसीपी टैक्स की बात करते थे, लेकिन अब जो है अटकलें यह लगाई जा रही है कि फिर से जो है आरसीपी सिंह की जो है खरमास के बाद यानी 2 दिनों के बाद जो है उनकी घर वापसी होने वाली है। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस बयान पर सियासी घमासान मचा है जिसमें उन्होंने कहा था कि 100 दिनों तक वे सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि यह सरकार जनता से नहीं बल्कि मशीन से जीती हुई है सरकार है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन के नेताओं को जनादेश का अपमान करने की आदत हो गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि पहले राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, अब तेजस्वी यादव मशीन तंत्र पर आरोप लगा रहे हैं। चिराग ने तंज कसते हुए पूछा कि अगर मशीनों में ही गड़बड़ी थी तो 2015 में महागठबंधन की सरकार कैसे बनी। उन्होंने कहा कि कभी एसआईआर, कभी ईवीएम और कभी चुनाव आयोग को निशाना बनाना राजनीतिक हार छिपाने की कोशिश है। साथ ही चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि चुनाव हारने के बाद उन्होंने न तो कार्यकर्ताओं से संवाद किया और न ही हार की वजह बताई, बल्कि शीतकालीन सत्र के दौरान विदेश चले गए। उन्होंने कहा कि यह गैर जिम्मेदाराना रवैया है और इस तरह की राजनीति जनता सब देख रही है। इस तरीके से अपमान करना ही इनके जनादेश चोरी का कारण बना है। जो ये वोट चोरी की बात करते हैं ना, इनका आधार चोरी हो गया, इनका जनाधार चोरी हो गया और उसका कारण ही यही रहा है कि जिस तरीके से ये लोग लोकतंत्र नहीं तो तंत्र जीता, कभी आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़िएगा, कभी आप एसआईआर पे, ये सारी वो व्यवस्था है जो अगर आपके लिए सही साबित होती है तो ठीक, बट अगर नहीं तो फिर गलत। ईवीएम से जब ये लोग अपने राज्यों में अपनी अपनी जगह पे जब कांग्रेस सरकार बनाती है, जीतती है, तो वो ठीक रहता है, पर जहां हार जाती है तो वहां पे घपलेबाजी हुई है। जब तक ये लोग खुद बैठ के मंथन नहीं करेंगे, इनके पांव से जमीन खिसकती जा रही है और आज से नहीं, 2010 से खिसक रही है। ये 2005 के बाद जो जनादेश एनडीए को 2010 में मिला था, उस वक्त पता चल गया था कि राजद और कांग्रेस कहां पे हैं। 15 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं होते तो कभी रिवाइव नहीं होती, और 2020 में अगर यूनाइटेड एनडीए रहता, हम अलग चुनाव नहीं लड़ते, तो कभी राजद रिवाइव नहीं होती। तो ये तो अपना जनादेश, अपना आधार, इनके पांव के तले की जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है। उस पे निराशा इनके पार्टी के विधायक, नेता, कार्यकर्ताओं को है इनके मौन रहने। चंदौली और रॉबर्ट्सगंज में सपा सांसदों ने बीएलए सम्मान समारोह में भाजपा पर जमकर हमला बोला। चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने भगवान श्री राम को समाजवादी बताते हुए कहा कि वनवास के दौरान आदिवासी और दलित वर्ग से सहायता लेने के कारण उन्हें समाजवादी कहा जा सकता है। वहीं रॉबर्ट्सगंज के सांसद छोटेलाल खरवार ने भाजपा की तुलना रावण से करते हुए कहा कि जिस प्रकार अपने समय में रावण अतताई था और अत्याचारी था, आज उसी तरह भाजपा का भी हाल है। सपा सांसदों ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर भी पलटवार किया और खुलासा किया कि केशव मौर्य खुद सिराथू से सपा से चुनाव लड़ने के लिए संपर्क में हैं, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। दोनों सांसदों ने भाजपा पर एसआईआर प्रक्रिया के दूसरे चरण में धोखाधड़ी कर वोट बढ़ाने के आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने और हर बूथ पर नजर रखने की अपील की है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमनाथ दौरे को सनातन धर्म के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एजेंसियों को भरोसा है कि उन्हें सजा मिलेगी और बिहार की जनता ने पहले ही उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है।
सरावगी ने यह भी कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा है, उन्होंने सेकुलर लोगों पर आरोप लगाया कि वे बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्याओं पर चुप हैं। राजश्री को रजत की कमान दिए जाने पर उन्होंने कहा कि यह लालू परिवार का मामला है, लेकिन जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है। सरावगी ने जोर टक्कर से कहा कि भारत की जनता भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी और भाजपा सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। 4 वर्ष पहले सोमनाथ ने गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और 1000 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज सोमनाथ मंदिर जो है उस पुराने स्वरूप से भी बेहतर स्वरूप में खड़ा है। स्वाभिमान का दिन है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोमनाथ में है और पूरे देश में लोग जो है महादेव के मंदिर में सोमनाथ जी को याद करते हुए आज हम लोग उस दिवस को याद कर रहे हैं। या 100,000 साल के बाद भी आक्रांताओं ने आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर, लेकिन आज सोमनाथ मंदिर उसी स्वरूप में खड़ा है। तो आज हम लोगों के लिए गौरव का दिन है और जो जांच एजेंसियां हैं वो भी जो है आश्वस्त है और उस दिन आरोप तय किए हैं कोर्ट ने और आने वाले समय में जो सबूत है, जो जांच एजेंसियों को विश्वास है कि आने वाले समय में जरूर इन पूरे परिवारों पर जो है इस मामले में भी सजा होगी। रेलवे ऐसे संवेदनशील मामले में जिस तरह गरीबों से जमीन लिखवा कर नौकरी दी गई, ये एकदम जघन्य अपराध है। एसडीएम नेहा मिश्रा के आदेश पर प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बरबटपुर गांव में खलिहान और सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जा हटाया। राजस्व टीम के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया, जबकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन की ओर से अवैध कब्जेदारों की पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन आदेश का पालन नहीं होने पर प्रशासन ने सीधी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आगे इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे। सीतापुर रोड स्थित रोडवेज वर्कशॉप में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई, जिसमें वर्कशॉप में रखे यूरिया भरे प्लास्टिक ड्रम में आग की लपटें उठते दिखाई दी और अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके फायर ब्रिगेड पहुंची और समय रहते आग पर काबू पाया गया। रात होने के कारण बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई है। सुपौल जिले में नशा कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुपौल एसएसपी शरद आरएस के निर्देश पर राघोपुर थाना क्षेत्र से करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य का 451 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया और 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान अररिया जिले के मोहम्मद आजिर आलम और मोहम्मद आलम खां के रूप में हुई है, जिन्होंने पूछताछ में गांजा तस्करी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसी अभियान में सुपौल सदर थाना क्षेत्र के गजना रोड स्थित एक मेडिकल एजेंसी से 2970 नशीली टैबलेट भी बरामद की गई। बरामद नशीली दवाओं को जांच एवं विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को लेकर बिहार सरकार खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार बिहार की प्रगति और सर्वांगीण विकास के लिए जनता के बीच जाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समृद्धि यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री न केवल आम लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर चल रही विकास योजनाओं और कार्यों की वास्तविक स्थिति की भी समीक्षा कर रहे हैं। श्रेयसी सिंह ने आगे कहा कि इस यात्रा की जो आलोचना हो रही थी उसे अब आलोचक स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री हर जिले का दौरा कर विकास कार्यों की प्रगति का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने देखिए लगातार बिहार के प्रगति के लिए, बिहार के विकास के लिए जनता के बीच में जाने का काम किया और खुद से विकास की गति का मुआयना हर जिले में जाके किया है। तो निश्चित रूप से जो उनके ऊपर आलोचना हो रही थी कि प्रगति यात्रा सिर्फ चुनाव के वक्त निकाली गई एक यात्रा है, आज लोग खुद ही देख ले कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हर जिले में जाके काम की प्रगति को देख रहे, विकास की प्रगति को। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों और राष्ट्र के प्रति योगदान को याद किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद को दूरदर्शी और महान आध्यात्मिक आइकॉन बताते हुए कहा कि
उन्होंने आंतरिक शक्ति और मानवता की सेवा को सार्थक जीवन की नींव बताया तथा भारत की शाश्वत ज्ञान परंपरा को विश्व तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय युवा शक्ति का सशक्त प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व विकसित भारत के संकल्प को निरंतर ऊर्जा देता रहेगा और राष्ट्रीय युवा दिवस में युवाओं में नई शक्ति व आत्मविश्वास का संचार करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्वामी विवेकानंद को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय ज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को युवाओं से जोड़ने के साथ रामकृष्ण मिशन के माध्यम से समाज सेवा के आदर्श स्थापित किए हैं और उनके विचार आज भी युवाओं में कर्तव्य बोध व राष्ट्र प्रेम जागकर विकसित भारत के निर्माण को गति दे रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद को सनातन संस्कृति के ध्वजावाहक बताते हुए उनके विचारों को अपनाकर राष्ट्र सेवा और समाज उत्थान के संकल्प को मजबूत करने का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र के सतारा से सामने आई तस्वीर हर किसी की आंखों में नम कर देने वाली है, जहां भारतीय सेना के जवान प्रमोद जाधव को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस विदाई का सबसे मार्मिक पल वह था जब शहादत से महज 8 घंटे वाले पहले जन्मी उनकी नवजात बेटी भी मौजूद रही और उसे गोद में लेकर पिता को आखिरी बार दिखाया गया। हादसे में शहीद हुए जवान की पत्नी को अस्पताल से स्ट्रेचर पर अंतिम दर्शन के लाया गया, जहां पति को खोने का गम और मां बनने की खुशी, दोनों भावनाएं एक साथ उनकी आंखों से छलकती नजर आई। तिरंगे में लिपटे प्रमोद जाधव के अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा और हर लोगों का चेहरा गमगीन था, लेकिन सीना गर्व से भरा हुआ था। लोगों ने अमर रहे के नारों के साथ अपने वीर सपूत को विदाई दी। जानकारी के अनुसार प्रमोद जाधव सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि उनकी मोटरसाइकिल को एक टेम्पो ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। उल्लासनगर के कैंप नंबर 5 में पैनल क्रमांक 19 के तहत चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा उम्मीदवार राजू दुर्ग और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस संबंध में राजू दुर्ग ने बताया कि वे अपने वार्ड में घर घर जाकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार कर रहे थे। तभी शिंदे गुट के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। राजू दुर्ग अपने समर्थकों के साथ बिना किसी विवाद के वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन जैसे ही वे शिवसेना कार्यालय के पास पहुंचे, एक बार फिर जय श्री राम के नारे लगाने को लेकर दोनों गुटों के बीच बहस छिड़ गई, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गई। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया, जबकि मामले की जानकारी संबंधित प्रशासन को दे दी गई है। हमला नहीं हुआ था, मतलब हम लोग डोर टू डोर कर रहे थे ना वहाँ पे चिंदीपाड़े में और हनुमान गली में, तो उधर हम लोग हमारे उम्मीदवार हैं तो उनको हम लोग उम्मीदवार को डोर टू डोर करा रहे थे, लोगों से पहचान करा रहे थे। तो उधर से हम लोग हमारी निशानी बता रहे थे, हमारा निशानी कमल है। और उधर फिर अपोजिशन वाले आए सिंधु गुट के, उन्होंने उधर घोषणाबाजी की, तो हम लोग ने उधर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। हम अपना काम कर रहे थे पार्टी का। और उधर से फिर हम लोग आगे गए। आगे जाने के बाद उन्होंने लोगों को बोला, दरवाजा बंद किया, उन्होंने लाइट बंद किया, तो हमारे पीछे पीछे आए। पीछे आने के बाद वो साइड के उधर रोड है, उधर ऑफिस है उनका, तो उन लोग हमारे पीछे घोषणाबाजी देने लगे। तो घोषणाबाजी देने के बाद हम लोग ने भी घोषणाबाजी चालू किया। हमने भी जय श्री राम के नारे लगाए। नारे लगाने के बाद सामने वाला बोला अभी जाओ, तो बोला हम क्यों जाए, आपने तो चालू किया, पहले आपने हमको बोला ना, घोषणाबाजी आपने चालू किया, फिर हमने भी जय श्री राम के नारे लगाए। डोंबिवली में चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना और भाजपा के बीच उस समय जोरदार हंगामा देखने को मिला जब शिवसेना उम्मीदवार नितिन पाटिल ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर मतदाताओं को पैसे बांटने का गंभीर आरोप लगाया। नितिन पाटिल का दावा है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए खुलेआम पैसों का वितरण किया जा रहा था और इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को रंगे हाथ पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि मामले की सूचना तुरंत पुलिस और चुनाव अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन आरोप है कि प्रशासन करीब 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंचा। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। वहीं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी घटनास्थल पर जुट गए, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। फिलहाल पुलिस और चुनाव आयोग की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि पैसे किसके थे, किस उद्देश्य से बांटे जा रहे थे और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। इस घटना ने डोंबिवली चुनावी राजनीति को और अधिक गर्मा दिया है। जी राम जी कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से साहिबगंज जिला मुख्यालय के गांधी चौक पर 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के जनविरोधी कानून के विरोध में धरना दिया। इस उपवास कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष के साथ पूर्व जिलाध्यक्ष अनुकूल मिश्रा, बास्की यादव, मोहम्मद कलीमुद्दीन सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मौके पर जिलाध्यक्ष बरकतुल्ला खान के केंद्र सरकार और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2005 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने गरीबों और मजदूरों के लिए मनरेगा कानून लागू किया था, जिसके तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने न केवल मनरेगा कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाने की साजिश की है, बल्कि कानून में ऐसे बदलाव किए हैं जिससे गरीब अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। 2005 में कांग्रेस सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए मनरेगा लाया था। वर्तमान केंद्र सरकार ने इस मनरेगा का नाम को बदलकर और उसके जो जितने सारे रूल नियम थे उनको भी चेंज कर दिए, जिससे जो लाभ मिल रहा था गरीबों को, मजदूरों को, वो अब लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज सभी जिला मुख्यालय में उपवास का कार्यक्रम गांधी जी के प्रतिमा के पास हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कि गांधी जी के नाम से मनरेगा था और गांधी जी के नाम को हटाया जाना ये बहुत ही दुर्भाग्य है। ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। इसके विरोध में हम लोग कांग्रेस पार्टी विधिवत चरणबद्ध तरीके से 10 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक कार्यक्रम हम लोगों को करना है और कांग्रेस पार्टी इसको फिर से पुनः जो है मनरेगा को बहाल कराने के लिए पूरा तत्पर है। सूरत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात अपराधी रहमान डकैत को करीब 20 वर्षों बाद गिरफ्तार कर लिया है। रहमान लंबे समय से फरार था और उसके खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण समेत संगठित अपराध के कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक वह गैंग बनाकर वारदातों को अंजाम देता था और गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग अलग राज्यों में पहचान बदलकर छिपता रहा। लगातार तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर सूरत क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे दबोच लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रहमान की गिरफ्तारी से सूरत में सक्रिय संगठित अपराध नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और अन्य मामलों में भी उससे पूछताछ जारी है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। धन्यवाद।